बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखो कोणीय वेग तथा कोणीय विस्थापन, रेखीय वेग और रेखीय विस्थापन कैसे कोणीय अपने वेग रेखीय वेग से संबंध रखता है, ये सारे संबंधों को जाना था। अब बहुत सारी चीजें हम समझ चुके हैं। हमने तात्क्षणिक कोणीय वेग भी जाना। अब एक और बात जानते हैं जिसे हम कहते हैं औसत कोणीय वेग। क्या कहते हैं बच्चों? औसत कोणीय वेग। क्या है ये औसत कोणीय वेग? तो औसत कोणीय वेग कोई बहुत कठिन बात नहीं है, इसको देख लेते हैं। अब आप लोग जरा ना अच्छे से तैयारी करना चालू कर दो बच्चों। देखो जितनी भी चीजें हैं ये जेई मेंस के लिए है। आपको बता दूं रोटेशनल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशनल मोशन, अगर मैं कहूं कि फिजिक्स में मैकेनिक्स किसी की देखनी है तो रोटेशनल से देखो। रोटेशनल मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। रोटेशनल मोशन में चाहे फ्रिक्शन हो गया, चाहे न्यूटन के गति के सिद्धांत हो गए, चाहे आपके संवेग संरक्षण का नियम हो गया, द्रव्यमान केंद्र हो गया, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी जितनी चीजें बता रहा हूं ये आपके रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति के आधार बनेंगे। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी तो यकीन मान के चलिएगा बच्चों, आप लोगों को दिक्कत होगी घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, तो प्लीज एकदम सीरियस हो जाना है। अभी कॉपी पेन लो, कॉपी निकालो, अपना पेन लो, नोटिफिकेशन म्यूट करो, स्टार्ट हो जाओ लिखने के लिए। ठीक है? हर एक पॉइंट को समझते चलना है। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स आप इसकी तरह नहीं कर सकते कि केमिस्ट्री की कर लेंगे या मैथ की तरह। फिजिक्स को समझना पड़ता है कि नेचर हमारा कैसे काम कर रहा है, प्रकृति में चीजें कैसे चलती है। फिजिक्स इसी के बारे में है कि प्रकृति में चीजें कैसे चल रही हैं, किस तरीके से प्रकृति कार्य करती है। फिजिक्स नेचर के अंडरस्टैंडिंग को समझाता है, नेचर के अंडरस्टैंडिंग, नेचर के लिए अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो ये एक बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। जिसको फिजिक्स अच्छे से आ गई उसकी अवलोकन क्षमता यानी कि ऑब्जर्वेशन अच्छे हो जाते हैं। और लाइफ में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चीज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि क्या चीज सही हो रही है क्या गलत हो रहा है, तो कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे प्यारे बच्चों। मेहनत से पढ़ना है, हर चीज समझते हुए चलना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आज के लेक्चर के जितने भी फॉर्मूले आपके सामने आए इन्हें कॉपी के पेज पे लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे यहीं। तो बस लेक्चर से जुड़ना है। देखो देने को तो मैं दे दूं, लेकिन वो नोट्स मेरे हो जाएंगे, मतलब वो आपको याद नहीं रहेंगे। जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा, जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक चीज याद नहीं होती। हम लोगों को इसलिए लिखना सिखाया गया। चलो अब बात करते हैं औसत कोणीय वेग की। देखो बच्चों औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग को इंग्लिश में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। औसत कोणीय वेग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। अब अगर बात करें कि भैया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की, तो देखो पहले समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। सर्कल अच्छा नहीं लग रहा? लो अच्छा, अब बढ़िया बन गया सर्कल। तो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि अभी इसकी देखिए ये जो आपकी है रेफरेंस लाइन बोलते हैं हम इसे, ये रेफरेंस लाइन है यानी कि निर्देश रेखा है। और मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट या पिंड कोई इस वृत्ताकार पथ के बिंदु P पर स्थित है। कुछ समय बाद डेल्टा टी समय बाद ये आपके बिंदु Q पर पहुंच जाता है। देखिएगा ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये कोणीय स्थिति है। तो इसका जो विस्थापन हुआ यहाँ पर, ये हुआ आपका घड़ी की चलने की, सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में, जिसे एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका विस्थापन हुआ डेल्टा थीटा। तो इस डेल्टा थीटा तथा लिए गए समय के अनुपात को ही औसत कोणीय वेग कहते हैं। तो एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, कोणीय वेग है इस तरीके से। तो क्या हुआ, कुल कोणीय विस्थापन बटे लिया गया समय, कुल लिया गया समय के अनुपात को हम औसत कोणीय वेग कहते हैं। एकदम सिंपल सी राशि है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। अब हमने एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बात कर ली थी बच्चों। अब देखते हैं कि हमारे अगर मान लीजिए कोई पिंड इस वृत्ताकार
पथ पर गति कर रहा है, इस तरीके से गति कर रहा है, और उसका जो कोणीय त्वरण है वो नियत है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसके मोशन को कैसे समझेंगे, उसकी गति की समीकरणें क्या होंगी, ये देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, एक बार समझ लेते हैं चीजों को। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, जानते हैं वृत्तीय गति की समीकरण है। जैसे रेखीय गति में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपने इस तरीके से पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये पढ़ी थी। दूसरी पढ़ी थी डेल्टा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पढ़ी थी आपने। ये भी पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या इस तरीके की वृत्तीय गति में भी कोई समीकरण है? बिल्कुल समीकरण है। कैसे आई है सारा डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार चीजों को समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे क्या चीज है। मान लीजिए कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। मान लीजिए यहां से ये चलना चालू होता है t इज इक्वल टू 0, टाइम ये कह दे रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 से बिंदु P से चलना चालू होता है। और इसकी जो कोणीय वेग है, कौन सा वेग? कोणीय वेग, इस बिंदु पर ओमेगा नॉट है। तो इसका कोणीय वेग ओमेगा नॉट है, तो हम कह देते हैं आपका ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग है। ठीक है, अब ये जो है एक समान कोणीय त्वरण से इस वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो आपका अल्फा जो है एक समान कोणीय त्वरण है, यानी कि अल्फा जो है आपका यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटे। इसके आगे की बात करते हैं, ओमेगा आपकी अंतिम कोणीय वेग है। देखिए किसी टाइम t पर ये यहां पर है, और इस समय मान लेते हैं इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। हम देखना चाहते हैं कि क्या रिलेशन है ओमेगा ओमेगा नॉट के बीच में। तो बिल्कुल आसान है, सारी चीजों को समझेंगे। t समय है और डेल्टा थीटा जो मैं कह रहा हूं ये आपका कोणीय विस्थापन है। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्फा बराबर है डी ओमेगा बाई डी टी, हमने ये पढ़ा था अल्फा बराबर है डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। तो देखिए डी ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा इंटू डी टी। अब यहाँ पे करना होता है समाकलन 0 से ओमेगा, और देखिए समय कितना लिया, मान लीजिए भाई 0 से नहीं, मान लीजिए भाई टी इज इक्वल टू 0 पर क्या था, कोणीय वेग ओमेगा नॉट था। टी इज इक्वल टू टी पर कितना हो गया कोणीय वेग बच्चे, ओमेगा हो गया। तो ये देखो इस तरीके से लगा दिया। तो हमने t इज इक्वल टू 0 पर देखा ओमेगा नॉट, t इज इक्वल टू टी पर ओमेगा, और समय कहां से, 0 से d पर। देखो ये हो गया अल्फा डी, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो 0 से t। अब dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, तो t माइनस का 0 लगाते हैं यहाँ पर। d ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे ओमेगा, तो ओमेगा और ऊपर वाली चीज माइनस नीचे वाली चीज, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर आ जाता है अल्फा टी के। तो ओमेगा बेटा किसके बराबर आ जाता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के। तो पहली कोणीय यानी कि वृत्तीय गति की समीकरण हमने बच्चों सिद्ध कर ली। पहली समीकरण सिद्ध हो गई है, इसे फटाफट नोट करें, फिर दूसरी समीकरण की बात करेंगे फटाफट नोट करने से। तो बच्चों हमने पहली समीकरण देख ली थी, अब दूसरी समीकरण देखते हैं। तो देखो अभी कौन सी समीकरण सिद्ध करी थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। याद रखें यहाँ पर अल्फा एक समान कोणीय त्वरण है बच्चों। दूसरी समीकरण देखना चाहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ये पढ़ा था। अब ये चीजें जानना जरूरी है, ये किस तरीके से आई ये जानना जरूरी है। अब देखो आपने ओमेगा क्या पढ़ा, समीकरण एक देखो बोर्ड पे इधर लिखिए। तो यहां से हम लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बराबर कितना हो गया, ओमेगा नॉट अल्फा टी डी टी। अब t इज इक्वल टू 0 पर ये कहा था, यहीं पर था। t इज इक्वल टू 0 पर कौन सी रेफरेंस लाइन पे था, कोणीय स्थिति क्या हो गई, शून्य।
तो हम यहां लिखेंगे जब समय शून्य था तो कोणीय स्थिति भी 0 थी। किसी टाइम टी पर ये मान लीजिए इसका कोणीय विस्थापन थीटा हो गया, तो इस परिस्थिति में यहां पे थीटा लिखेंगे और यहां पर टी लिखेंगे। देखिए लिमिट लगा के लिख दिया, ये हो गया। अब देखो इसका समाकलन करना सीखो। ओमेगा नॉट डी टी यहां पर लगा 0 से टी प्लस अल्फा टी डी टी यहां लगा 0 से टी। अब इसका समाकलन करा तो हो गया ओमेगा नॉट टी, भाई लिमिट लगा के पहली जैसी चीज है। और यहाँ पे देखो अल्फा और टी का इंटीग्रेशन, टी डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बच्चों होता है टी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2। तो देखो आपकी द्वितीय समीकरण भी देखो कुछ इस तरीके से ही आ रही है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ऐसी आ रही ना। यहां लिख लेते हैं, देखो दूसरी समीकरण का भी हमने आपके सामने निगमन कर दिया बच्चों। कोणीय विस्थापन बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपके जब भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे बच्चों बहुत काम में आएगा, तो इसे फटाफट नोट कर लो, आगे की बात करनी है। फिर आगे देखें बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि भाई अल्फा बराबर क्या बताया था, डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसा कर लेते हैं कि डी ओमेगा बाई डी टी और डी थीटा ऊपर लिखा, यहाँ पे भी डी थीटा लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर, अब ये डी थीटा को इधर लिख लिया और डी थीटा बाई डी टी इधर कर दिया। देखो ये क्या बन गया, ये तो ओमेगा बन गया है ना, भाई हमने पढ़ा है ओमेगा बन गया। माफ करना बच्चों यहाँ पे डी थीटा लिखा है, डी थीटा बाई डी थीटा। तो ये आपका ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा हो गया। अब अल्फा इधर ले गया, डी थीटा को इधर ले गया, यहाँ आ गया ओमेगा और डी ओमेगा। अब देखो ओमेगा डी ओमेगा को ऐसे लिख लिया और ये ऐसे लिख लिया। शुरुआत में आपका कोण, यानी कि वस्तु तो यहां थी शुरुआत में P बिंदु पर, तो इसकी जो निर्देश रेखा से कोणीय स्थिति थी वो शून्य थी, क्योंकि निर्देश रेखा भी यही है, वस्तु भी यही है, तो कोई कोण बन नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा ये हो गया आपका कोण हो गया 0, यहाँ पे थीटा। इस समय इसका कोणीय वेग कितना था, ओमेगा नॉट था। और यहाँ पर जब यहाँ पहुंचा, जब थीटा एंगल बना के पहुंचा, तो उस समय कोणीय वेग ओमेगा है। इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ओमेगा, भाई ओमेगा डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा नॉट ओमेगा अल्फा थीटा माइनस का 0। तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा थीटा। और हल करा बच्चे से, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। और ये आपकी तृतीय समीकरण भी सिद्ध हो गई। तो ये आपके पास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसे आपको याद रखना है। इनके ऊपर आधारित कई सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसे नोट कर लें। अगर कहीं भी निगमन में दिक्कत आई हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, जरूर हल करेंगे। लेकिन बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाना, अपने शॉर्ट नोट्स में ये सारे पॉइंट लिख लेना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समीकरण तभी वैध है जब आपका अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कैसा हो, नियत हो। अगर अल्फा नियत नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैलकुलस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसे बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों देखो अभी हमने 3 समीकरणें पढ़ ली थी। अब ऐसे ही पढ़ा था हमने जब हमने रेखीय वेग की बातचीत करी थी, या मैं कहूं एक समान त्वरण से त्वरित वस्तु के हमने गति की समीकरणें पढ़ी थी। तो कुछ और चीजें भी पढ़ी थी, जिसमें से एक चीज पढ़ी थी nth सेकंड में चली गई दूरी। तो जिस तरीके से हमने रेखीय समीकरणों में पढ़ा था nth सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र u प्लस 1/2 2n-1 इंटू a, हमने ये पढ़ा था। इसी तरीके से आपका nth सेकंड में हुआ कोणीय विस्थापन बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस 1/2 2n-1 इंटू अल्फा। बिल्कुल सारी चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है,
सारी चीजें जो आपने रेखीय में पढ़ी थी वह कोणीय में भी वैध है। अब हम बच्चों जानेंगे आपेक्षिक कोणीय वेग यानी कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है। अब देखो बच्चों, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल वैसे नहीं निकालते जैसे हमने लीनियर में निकाली है, वो तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लीनियर में क्या करते थे हम निकाल लेते v1 टू v1 माइनस v2। तो क्या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करने पर मुझे क्या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी? जवाब है नहीं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या देखना है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्पेस में दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। ये बिंदु बी है। बिंदु बी की हम कह देते हैं भाई, बिंदु बी को यहां लिख देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बिंदु ए को थोड़ा सा दूर लिख देता हूं क्योंकि वेक्टर बनाने में दिक्कत ना हो। बिंदु बी जो है ये, अब बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है ना, वो आपकी ये है, ये रेखा है, रेखा ए बी, जिसकी लंबाई मैंने कह दी बच्चों, मान लीजिए एल है। रेखा ए बी की जो लंबाई लिख रहा हूं मैं, एल लिख रहा हूं। अब देखो बिंदु ए मान लीजिए कुछ इस वेग से जा रहा है, वी ए से, और बिंदु बी कुछ है, ये वी बी से इधर जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से थीटा ए कोण बना रहा है, ये थीटा बी कोण बना रहा है। अब देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा होगा। मैं देखना चाहता हूं भाई आपेक्षिक कोणीय वेग से हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा ए बी किस दर से, भाई देखिए ध्यान से समझिए, ये जो रेखा है ना किस दर से घूम रही है ए के सापेक्ष। ठीक, यानी कि ये जो है, ये जो रेखा ए बी है, इसका कोणीय परिवर्तन कितना हो रहा है? बिंदु ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा का जो कोणीय स्थिति का परिवर्तन की दर है वो क्या है? वो हमें किससे मिलेगी? आपेक्षिक कोणीय वेग से मिलेगी। भाई कोणीय वेग क्या बताता है? कोणीय वेग यही तो बताता है कि ये जो रेखा है किसी वस्तु की किसी दूसरे बिंदु के सापेक्ष, ये कितनी तेजी से चेंज हो रही है ना, इसके घूमने की दर क्या है। तो अब ये बिंदु आपका पहले तो स्थिर था, किंतु अब ये बिंदु आपका गतिमान है। तो इस स्थिति में इसका जो घूमने की दर है, या हम कहें कोणीय स्थिति की परिवर्तन की दर है, वो क्या होगी? यानी कि मैं बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु बी का कोणीय स्थिति की परिवर्तन की दर देखना चाहता हूं। तो देख लेते, कोई समस्या की बात नहीं है। हमने ओमेगा क्या पढ़ा था बच्चों? हमने ओमेगा पढ़ा था v बाई आर, ये पढ़ा था ओमेगा। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि आपके आपके जो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट जो है, मैं बड़ा डायग्राम बनाता हूं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेलोसिटी का क्या हो रहा है, पहले डायग्राम बना देता हूं। देखो बच्चों अब आ जाएगा डायग्राम, डायग्राम आ गया आपके सामने, ये रहा। देखो बिंदु ए जो है आपका ए वेग से इस दिशा में जा रहा है, बिंदु बी इस दिशा में जा रहा है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा किस दर से ये कोणीय विस्थापन ले रही है, ये हमें बताएगा आपेक्षिक कोणीय वेग। अच्छा, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी बी कॉस थीटा बी और ये वी ए कॉस थीटा ए, ये दोनों कंपोनेंट इस रेखा की लंबाई में परिवर्तन की कोशिश करने की, मतलब लंबाई में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, पर ये घुमाने का कोई चक्कर नहीं लेंगे। अगर ये देखो, आप देखो वी बी साइन थीटा बी, तो ये किस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा? इस दिशा में। आप इसकी वजह से देखो वी ए साइन थीटा है, इसकी वजह से किस दिशा में घूमने की? इस दिशा में घूमने की कोशिश होगी। यही तो घुमाने की कोशिश कर रहा है वी बी साइन थीटा बी और वी ए साइन थीटा है। तो अगर आप देखना चाहते हो वी बी साइन थीटा बी, तो ये इस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, इस दिशा में। और ये अगर देखें वी ए साइन थीटा है, ये इस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। तो कुल जो घुमाने की कोशिश रहेगी इन दोनों वेग की वजह से विपरीत रहेगी। तो हम यहाँ पे कर देंगे भाग, वो घटाना, वी बी साइन थीटा बी माइनस का वी ए साइन थीटा ए, और बटे में क्या आ जाएगा? रेखा की लंबाई एल ए बी। तो ये आ गया आपका बी का ए के सापेक्ष कोणीय वेग। एक परिस्थिति समझ में आई, आसान थी। अब देखो दूसरी परिस्थिति, मान लो ये v है आपका नीचे की तरफ होता, ठीक है, ये v है आपका बच्चों नीचे की तरफ होता, तब क्या होता? मान लीजिए v है हमारा ऐसे होता, ठीक,
उस परिस्थिति में या फिर ऐसे करने की जगह थोड़ा सा और बदल लेते हैं, इस तरीके कर लेते हैं। वी हमारा कुछ इस तरीके से होता, ये हो जाता वी ए, और बड़ा बना दो, ये रहा भाई वी ए, बहुत बढ़िया, ये वी ए है। अब ये थीटा ए ऐसे कोण बना रहा है, ये बिंदु ए इस दिशा में जा रहा है, बिंदु बी इस दिशा में जा रहा है। तो अब बिंदु बी का बिंदु ए के सापेक्ष क्या कोणीय वेग होगा? तो देखो फिर से देखो भाई, ये जो आपका वी ए साइन थीटा ए हो गया, और ये आपका वी ए कॉस थीटा ए हो गया। अगर ध्यान से देखें तो वी ए कॉस थीटा ए, वी बी कॉस थीटा बी रेखा की लंबाई में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर घुमाव में कोई सहायता नहीं दे रहे। अब वी ए साइन थीटा ए रेखा को आपका इस दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, और वी बी इस दिशा में। तो दोनों की घुमाने की जो दिशाएं हैं, मैं कहूं दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों का प्रभाव हम ऐड कर लेंगे। तो ओमेगा बी ए हो जाएगा वी बी साइन थीटा बी प्लस वी ए साइन थीटा ए बटे एल। तो ये आ गया आपका अब इस परिस्थिति में सापेक्षिक कोणीय वेग। तो कुल मिला के हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है भाई ये वाला जिसके सापेक्ष देखना होता है, उसका वेग का वो घटक जो रेखा के लंबवत हो वो देखें। मैं पूरा करके दिखाता हूं। हमने क्या करा, वी बी परपेंडिकुलर, यानी कि जो वेग वी बी है उसका रेखा की लंबाई के लंबवत जो घटक है वो लिखा। ठीक, अब दूसरा क्या लिया, वी ए, जब भाई ऐसी वाली परिस्थिति, ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे जा रहा था, दोनों के घुमाने की जो दिशाएं थी विपरीत थी, उस परिस्थिति में बात कर रहा हूं मैं। तो हम क्या देखेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु बी का रेखा के लंबवत दिशा में आपेक्षिक वेग क्या है? तो हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से, वी बी ए परपेंडिकुलर। क्या है ये? बिंदु बी का बिंदु ए के सापेक्ष रेखा के लंबवत आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग का घटक, ये वी ए भी परपेंडिकुलर हो गया। और हमें अगर ये देखना है ओमेगा बी ए, तो वी बी ए परपेंडिकुलर बटे एल लिख देंगे। तो हमारा ये आ गया अपेक्षिक कोणीय वेग। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जेई मेंस जेई एडवांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण बच्चों। फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, बहुत काम की चीज है, रोटेशनल की नींव है, घूर्णन गति की नींव है। ये अगर नहीं समझ में आया तो आप याद रखिएगा, नीट मेंस एडवांस में हिल जाओगे। तो इसलिए इसे बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी है। समझो, लाइव सेशन भी चल रहे हैं, रिवीजन भी करते जाओ, नया भी सीखते जाओ। फटाफट से नोट करो, सारे पॉइंट्स को समझो, अपना टाइम लो। नहीं समझ में आए अभी कमेंट करो। चलो फटाफट नोट करो बच्चों। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने एडवांस लेवल का डिस्कशन भी किया है, मेंस लेवल का भी डिस्कशन किया है। अब एक आध थोड़ा सा सवाल देख लें, बहुत सिंपल सा सवाल एक आपके सामने है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये रेखा की लंबाई 1 मीटर है, यहाँ पर वस्तु का वेग जो है 2 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु बी का वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड है। वेग का परिमाण, बिंदु ए का जो वेग का परिमाण है बच्चों, ये आपका बढ़िया सा नंबर लेना है कोई, ठीक है, मैंने कहा ठीक 5√3 या 10√3 कर देते हैं, 10√3, 10√3 कह दिया, 10√3 है। ये कोण आपका बच्चों जो चल रहा है, ये आपका कोण है 60 डिग्री, 60, ठीक है। और ये आपका जो है, या फिर इसे 60 की जगह 30 कर लेते हैं, 30 ज्यादा अच्छा, 30 डिग्री। और ये आपका जो कोण है बच्चों, ये ले लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया बिंदु ए के सापेक्ष
बिंदु बी का अपेक्षित कोणीय वेग क्या होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है ओमेगा बी ए। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, ओमेगा बी ए बराबर क्या लिखा था, देखो याद करो सूत्र, वी बी साइन थीटा बी माइनस का वी ए साइन थीटा ए बटे लेंथ, ये 1 मीटर दे रखी है। अब वी बी साइन थीटा बी, अगर आप देखो तो ये वाला जो घटक है साइन थीटा बी, वी बी साइन कितना है, सारे मान रखते जाओ, वी बी का मान देखो 2 है, साइन थीटा बी साइन 30 हो गया, वी ए का मान 10 है, और 10√3 साइन, यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर आ गया ये गुणा में साइन 60, और बटे में कितना आ गया, एल की वैल्यू 1, तो हो गया 2 साइन 30 1/2 माइनस 10√3, और यहाँ पे 60 है, तो 60 की वैल्यू होती है आपकी गुणा में √3/2 और बटे 1, तो 2 ने 2 को मार दिया 1, और यहाँ से गया 5 और 5 तिया हो गया 15, ठीक है, बटे 1, तो माइनस का 14। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का बच्चों मतलब ये है कि ये आपका कैसा है, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि ओमेगा बी ए आपका कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस में, इस डायरेक्शन में ये ओमेगा बी ए ऐसा दिखाई, यानी कि ऐसा रोटेट करता हुआ दिखाई देगा ए को, ठीक है। तो ये आपका कैसा आ गया, घड़ी की चलने की, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में आ गया हो, आसान है ना। माइनस का 14, आगे यूनिट मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बेटे, आसान चीजें थी, समझ गए, मेहनत से पढ़ना है, काम होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। कल जो है यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वृत्ति गति को पढ़ लिया, अब वृत्ति गति को ना ऐसे नहीं पढ़ सकते कि पूरा एक बार में ले लें, आप लोग बच्चे हो घबरा जाओगे, तो एक एक पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक समान वृत्तीय गति, फिर देखेंगे असमान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, असमान वृत्तीय गति क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल लेके जा रहा हूं, मुझे आप लोग कमेंट में इसका जवाब देना बच्चों, क्या होगा यदि कोई पिंड एक समान गति कर रहा हो, एक समान गति कर रहा हो का मतलब एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा हो, तो उसका त्वरण शून्य होगा या अशून्य होगा, बताना जरूर। ठीक, अभी मैं चलता हूं, मेहनत करो दोस्तों, बाय, जय हिंद।